उत्तर प्रदेश में इस वक्त अयोध्या गैंगरेप केस लगातार सबसे ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। बीजेपी की तरफ से तमाम डेलीगेशन पहुंच रहे हैं, तमाम नेता पहुंच रहे हैं, अयोध्या पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। अखिलेश यादव इसको लेकर लखनऊ में मीटिंग कर रहे हैं। इससे पहले उनका बयान आया कि आरोपियों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसको लेकर विवाद भी हो रहा है। और जो आरोपी है मोहित खान, सपा नेता, उसके घर पर बुलडोजर चल चुका था और अब उसका एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, उस पर भी बुलडोजर चलने की तैयारी है। तो सियासत भी जोर पे है। तो क्या कुछ इसके अपडेट्स हैं वो आपको विस्तार से बताएंगे। क्या पॉलिटिक्स हो रही है, समाजवादी पार्टी का क्या नुकसान हो सकता है इस घटना के बाद से, उपचुनाव करीब हैं, वो आपको समझाएंगे। इसके अलावा यूपी में चर्चा में है वक्फ एक्ट में जो बदलाव होने जा रहे हैं, तो वो प्रस्तावित बदलाव क्या हैं, उन पर क्या विवाद है, उससे क्या मुस्लिमों का नुकसान है, क्या फ़ायदा है, ये आपको समझाएंगे विस्तार से। सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिलहाल हैं हमारे वरिष्ठ साथी कबूल जी। कबूल जी, बहुत स्वागत है आपका। अयोध्या रेप केस एकदम चर्चा में बना हुआ है, लगातार उस पर आप देखिए बीजेपी की तरफ से बयान आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं, बसपा की तरफ से बयान आ रहे हैं, सभी लोगों की तरफ से बयान आ रहे हैं। बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा हुआ है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स कबूल जी, और किस तरीके से ये एकदम आप मानिए कि पॉलिटिक्स का केंद्र हो गया अयोध्या एक बार फिर से चुनाव के रिजल्ट्स के बाद, अब ये नया मामला है अयोध्या से जुड़ा। अगर आप देखेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव से लेके अभी तक अयोध्या का मुद्दा किसी न किसी तरह से बना हुआ है जी। अयोध्या चुनाव से पहले राम मंदिर का मुद्दा था, चुनाव नतीजे आने के बाद जो है बीजेपी की हार का मुद्दा अयोध्या बना। अब उसी अयोध्या में एक जो अति पिछड़ी समुदाय की नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप का मामला है, वो मामला सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा तपिश उसकी गर्म है। खास तौर से इसलिए क्योंकि उसके जो आरोपी हैं वो एक विशेष धर्म समुदाय से आते हैं। दूसरी तरफ क्योंकि वो जो आरोपी हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। हालांकि उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके भेज दिया है, लेकिन अभी सियासत उस पर जिस तरह से हो रही है, आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेके वो पीड़ितों से मिल चुके हैं, ये बात सदन में उठा चुके हैं वो। उसके बाद जो है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार पीड़ित परिवार से जाके मिल रहे हैं और उस पर जिस तरह समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उससे निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी का सियासी गणित जो है गड़बड़ाने का खतरा मंडराने लगा है। उसके पीछे जो हमने बताया कि अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में पीडीएफ फार्मूले से जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी थी, वो कहीं ना कहीं उस पर जो है थोड़ा सा डंक लगने की मुझे लगता है चुनौती दिख रही है। उसके पीछे यही क्योंकि पीड़िता जो है वो अति पिछड़े समुदाय, निषाद समुदाय से आती है और ख़ास तौर से, और जो पीड़ित मैंने कहा जो आरोपी हैं वो मुस्लिम समुदाय से हैं। तो इसे लेकर क्योंकि वो जो ख़ास तौर से जो धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए एक तरह से दांव हो रहा है, और समाजवादी पार्टी पहले तो उसमें बहुत जो है फूक फूक कदम रख रही थी, कोई ऐसे बयान नहीं दे रही थी। लेकिन जिस तरह से पहले समाजवादी पार्टी के नेता जो मोहित हैं उनको अपने पार्टी के नेता मानने से इनकार नहीं थे, लेकिन बाद में उनके तमाम फ़ोटो आ गए, उनको नगर अध्यक्ष के तौर पे भी आ गया, अवधेश प्रसाद के साथ भी फोटो आ गया, जिस अवधेश प्रसाद को लेके 2024 के चुनाव के बाद अखिलेश यादव लगातार घूम रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अयोध्या भले ही भारतीय जनता पार्टी की सियासी प्रयोगशाला रही हो, लेकिन आज वहाँ का प्रसाद हमारे साथ है। वो अवधेश प्रसाद के जरिए एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी को भी हमने देखा अवधेश प्रसाद को लेकर बीजेपी को संसद से सड़क तक वो साथ में दिख रहे थे। लेकिन अब वही चीज़ वो कहीं ना कहीं खास तौर से जो बलात्कार का वहाँ गैंग रेप का मामला है वो एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बन चुका है जी। और समाजवादी अखिलेश यादव और खास तौर से केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से मोर्चा खोल रखे हैं, अखिलेश यादव घेर रहे हैं, उसी तरह से समाजवादी पार्टी भी अब उनको बताने की कोशिश है कि अब वो बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि सपा को हम मुस्लिम परस्त और अति पिछड़ा विरोधी कटघरे में खड़ा कर सकें। तो वहीं समाजवादी पार्टी इस नैरेटिव से बचने की कोशिश कर रही है और उसकी कोशिश है कि पीड़ित को रहे, और वो जो समाजवादी पार्टी एक सियासी तौर पे जो रंग देने की कोशिश हो रही है उससे बचने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने आज यही कहा कि ये सियासी रंग दिया जा रहा है, इसीलिए जो आरोपी है उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी। इस डीएनए टेस्ट के जो बयान है उस पर बहुत विवाद भी हो रहा है। मायावती ने हालांकि आप देखिए कि इस पूरी जो कार्रवाई हो रही है सरकार की तरफ से उसका समर्थन किया है, और अखिलेश यादव की जो डीएनए टेस्ट वाला सवाल है इस पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि आपकी सरकार में ऐसे कितने आरोपियों के डीएनए टेस्ट हुए थे, इस तरह की बात उन्होंने कही। निश्चित तौर पे अगर ये बातें होंगी तो ये बात तो है कि आप किसी तरफ एक उंगली उठाएंगे तो चार उंगली आपकी तरफ भी उठेगी। मुझे लगता है यही चीज़ है, अखिलेश यादव इस इशू को
जिस तरह से इसमें जिस तरह के शुरुआती में बयान आया, चाहे वो खासतौर से जो आरोपी उनका भी बयान आया था, वो बयान आया हो या फिर समाजवादी पार्टी के जो नेताओं का बयान आया हो, वो बयान कहीं ना कहीं भाजपा को आक्रामक करने का मौका दिया है। इसीलिए आज देखिए अवधेश प्रसाद इनका खास तौर से बयान जो सपा में आया है वो बहुत उस तरह का है कि एक तरह से बचाव करने का है। और उनका बयान है ये शर्मनाक घटना है, इसमें कानूनी तौर पर सख्त एक्शन होना चाहिए, किसी निर्दोष को नहीं फंसाना चाहिए, अगर कोई दोषी है तो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो कुल मिला के वो खुल के नाम भी नहीं ले रहे हैं और इस बीच कुछ बाइट ऐसे भी आई जिसमें वो बयान देने से बच भी रहे थे और सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं पर नाम नहीं ले रहे हैं, और जो उनके करीबी होने का दावा किया जा रहा है मोहित खान जो आरोपी है उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं निश्चित तौर पे। और खास तौर से ये जो आपने कहा ये इसलिए भी ये ऐसे समय में घटना हुई है जब मिल्कीपुर उपचुनाव होना है, जो अवधेश प्रसाद की सीट खाली है, और जिस अयोध्या की हार का जो जख्म है बीजेपी के लिए उसकी भरपाई करने का, और सपा का जो समीकरण गड़बड़ाया है, जिस फार्मूले को आधार बना के 2014, 17, 19, 22 में जीतती रही भाजपा, उस फार्मूले को इस 2024 के लोकसभा चुनाव में झटका लगा है। कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है कि ये वो मौका फिर है जब उसको दोबारा से खड़े होने का मौका मिल सकता है, और खास भले ही वो एक कांड हो लेकिन उसके सियासी जो मकसद हैं वो बड़े में हैं। आप देखिए लगातार जिस तरह से आप मुख्यमंत्री या निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी पहुंच गए हैं, जो मंत्री भी हैं, रोते हुए बड़ा वीडियो वायरल है, और क्योंकि वो निषाद समुदाय की लड़की है निश्चित तौर पे, तो ये एक तरह से इसका पूरा सियासी रंग इस पे चढ़ चुका है और इसके बहाने राजनीति हो रही है। सपा डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है तो भाजपा को आक्रामक करने का मौका मिल गया है, और सपा के समीकरण में खासतौर से जो सपा ने जो सोशल इंजीनियरिंग बनाई थी उसमें सेंधमारी का मौका मिल गया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक इस मोर्चे को लेके आप देखिए सोशल मीडिया पे पूरा भरा हुआ है और सपा को कटघरे में कोशिश हो रही है। बिल्कुल, लगातार नेता पहुंच भी रहे हैं। और जब आज जो डेलीगेशन पहुंचा था वो पीड़िता की मां से मिला है तो उन्होंने इस बात की आशंका जताई कि हमको मार दिया जाएगा, हमको धमकाया जा रहा है, हमको दबाया जा रहा है, और इस तरह की शिकायतें शुरुआत में आई भी थी कि किस तरीके से जो आरोपी हैं वो दबाव डलवा रहे थे, मुकदमा ना लिखा जाए, एक्शन ना हो। उसके बाद पुलिस की तेजी आई जब सरकार सीधे लखनऊ से आदेश आना शुरू हुआ। खास तौर से जिस दिन विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया उसके बाद से सदन के बयान आने के बाद जितनी तेजी से कार्रवाई शुरू हुई और जो दिखा वो पिछले 3-4 दिनों की घटना में आप देखिए कितनी तेजी से चीजें दिख रही हैं, और जिस तरह से वहां मामलात हो रहे हैं। अब सपा को थोड़ा सा बैक फुट पे है और भाजपा इस वक्त फ्रंट फुट पे खड़ी हुई नजर आ रही है। हालांकि आज सपा ने थोड़ा सा अपने स्टैंड में बदलाव लाई है, इसीलिए समाजवादी पार्टी ने एक अपना डेलीगेशन भेज रही है ताकि उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आए ताकि जो मोहित खान हैं उन पे हम सख्त कार्रवाई कर एक संदेश दे सकें। मुझे लगता है अब वो चीजें अब आएंगी, सपा क्या करेगी, लेकिन ये सपा के लिए इस चक्रव्यूह को तोड़ना मुझे लगता है कि बहुत वो है, और सपा जिस आधारों के सहारे आई थी मुझे लगता है वो बहुत मुश्किल खड़ी है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अयोध्या से लेकर हर जगह फोन लगा दिया, लड़के हैं लड़के से गलती हो जाती है। जो मुलायम सिंह यादव का बदायूं कांड का जो बयान था वो बयान लेके कहीं ना कहीं यदि कोशिश की जा रही है कि सपा इस तरह के लोगों को पैसे देती है, इस तरह लोगों को बढ़ावा देती है, और ये कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी को 2024 के चुनाव से जो बूस्टर मिला था उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है नुकसान होता दिख रहा है। ये एक बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा भी कि उपचुनाव 10 सीटों पर उपचुनाव भी सिर पे हैं, और उसमें से एक सीट अयोध्या की भी है मिल्कीपुर, जहां से विधायक थे अवधेश प्रसाद जो फिलहाल सांसद हो गए हैं, और बीजेपी के लिए एक तरीके से ये नाक का प्रश्न है। अयोध्या हारने के बाद अगर मिल्कीपुर उपचुनाव भी अगर थोड़ा सा वो होता है तो वो मुझे लगता है बहुत बड़ा चुनौती बन सकता है। बिल्कुल। अब दूसरे मुद्दे पर चलते हैं, वक्फ एक्ट, जिसमें कि केंद्र सरकार करीब 40 संशोधन करने की तैयारी कर रहा है, और इस संशोधन की बात आने को लेकर अभी जो सत्र चल रहा है उसमें इसको लेकर बिल भी पेश किया जाएगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, और विवाद भी शुरू हो गया है। कबूल जी, हम समझना चाहते हैं कि आखिर पूरा ये मामला है क्या, वक्फ एक्ट में जो बदलाव की बात हो रही है और इसको लेकर विवाद क्यों हो रहा है, क्या इससे कुछ नुकसान होने वाला है अल्पसंख्यक समुदाय का? देखिए अभी क्योंकि वक्फ जो जिन संशोधनों की बात हो रही है वो खास तौर से क्या संशोधन सरकार कर रही क्या नहीं कर रही है वो अभी खास तौर से सामने नहीं आया, क्योंकि बिल आने के बाद होगा। लेकिन
जो बातें कही जा रही हैं, आप देखिए कि मुस्लिम संगठनों के द्वारा जो है असदुद्दीन ओवैसी हो या इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या मुस्लिम तमाम लोगों के बयान आने शुरू हुए हैं। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि एक संशोधन करके सरकार जो है वो जो वक्फ है उसके अधिकारों को कम करना चाहती है और एक तरह से जो वक्फ प्रॉपर्टियां हैं, खासतौर से बहुत से ऐसी वक्फ प्रॉपर्टियां हैं उनको अपने कब्जे में लेने की कोशिश हो रही है और ये भी मुस्लिम संगठनों के द्वारा बताया जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ जो फैसले मुस्लिम समुदाय से जुड़े लिए गए हैं उससे मुसलमानों को सिर्फ जो है नुकसान या उनके से छीना ही गया है, उनको कुछ दिया नहीं गया है इस बात को लेके। लेकिन वक्फ एक ऐसा मामला है, खासतौर से 2013 का जो संशोधन था उसको थोड़ा सा बदलाव करने के है। उसमें वक्फ को जो तमाम अधिकार उस वक्त दिए गए थे, थोड़ा सा उसको इनको खासतौर से मुसलमानों के लेके है कि उसको कम करने की कोशिश हो रही है। कुछ जो संभावित बदलाव मैं बता दूं कि किसी भी ज़मीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफिकेशन करना ज़रूरी हो जाएगा। वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन, बोर्ड की संरचना में बदलाव की संभावना है। वक्फ अधिनियम की धारा 9, धारा 14 में बदलाव करके केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव किया जा सकता है। बिल में राज्य वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली विवादित ज़मीनों का नए सिरे सत्यापन कराने का भी प्रस्ताव है। दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों की निगरानी में भी शामिल किया जा सकता है। तो इस तरह के तमाम बदलाव संभावित हैं। कबूल, ये आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा ये समझा दीजिए कि आखिर ये वक्फ बोर्ड होता क्या है, इसका काम क्या है और फिलहाल जो मैंने कुछ संशोधन बताए कि जो संभावित हैं, इसको लेकर विवाद क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात वक्फ क्या है। दरअसल जो मुस्लिम समुदाय ने अपनी प्रॉपर्टियां अपने जो वक्फ कर देते हैं, ख़ासतौर से वो जिसको वो समाज के लिए कि उस समाज के खासतौर से विकास में उनके काम आ सकें, जो प्रॉपर्टियां मुस्लिम समुदाय के द्वारा वक्फ की गई हैं उन प्रॉपर्टियों को वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पे देखा जाता है। ये कहा जाता है देश में अगर रेलवे के बाद किसी के पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड के पास है। हालांकि ये अंग्रेज़ों के समय से ये बहुत अरसे से चला रहा है। आप देखेंगे तो उसमें तमाम शहरों में ख़ासतौर से हैं। तो उन वक्फ प्रॉपर्टी के तरह से जो सरकार है वो कस्टोडियन है, वो उसके तरह से संरक्षक के तौर पे है और देखती है। और उससे जो भी कमाई होती है वक्फ प्रॉपर्टियों के चाहे किराए से आती हों या तमाम चीज़ों से जो आती हैं, तो उन वक्फ प्रॉपर्टियों से आने वाला जो खर्च है वो मुस्लिम समुदाय के लिए ही खर्च किया जाता है। ख़ासतौर से जो यतीम महिलाएं हैं उनके लिए पेंशन की है, या जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए है उसमें से पैसे देते हैं, या जो तमाम मस्जिदों के इमाम हैं उनकी तनख्वाह, वक्फ मस्जिदें भी हैं देश में बहुत सारी, कब्रस्तान वगैरह हैं, उन जो में ख़ासतौर से जो मस्जिद में इमाम मुअज्जिन होते हैं उनके लिए होती है। लेकिन इस देश में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो प्राइम लोकेशन पे बहुत प्राइम प्रॉपर्टियां हैं, उसको मुस्लिम समुदाय में ख़ास तौर से लिया गया है। तो उसमें तमाम चीज़ें हैं। एक 2013 एक्ट जो है उसके मामले को लेके कि उन ख़ास तौर से अगर वक्फ को लगता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है तो उसको लेके वो नोटिस जारी कर देती है। उसका जो मामले की सुनवाई है वो एक वक्फ ट्रिब्यून बना हुआ है, उसके तहत जो है ट्रिब्यूनल है उसमें सुनवाई होती है। नोटिस देके किसी को भी बुला सकता है उस प्रॉपर्टी को लेके। तो सरकार ने को लगा कि कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टियां हैं जिस पे जो वक्फ की नहीं थी उन पे भी, तो जो वक्फ को असीमित जो है मिला हुआ है, जो मुस्लिम समुदाय की तरफ से हम बता रहे हैं कि आया है सरकार की तरफ से। हालांकि ये साफ कहा गया कि ऐसा नहीं है। खास तौर से वक्फ प्रॉपर्टियों को लेके हम वो संशोधन कर रहे हैं ताकि वक्फ की जो स्वायत्ता है उसको बचाया जा सके। दूसरी तरफ यह है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टियां हैं उसको कुछ चंद लोग हैं जो उनके हाथ में हैं, वो उसको आज भी पुराने रेट पे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर काबिज हैं, उनका किराया खा रहे हैं। यहाँ पे खास मॉल बना रखा है, कुछ इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, कुछ जगह पे इस तरह की जो वक्फ प्रॉपर्टियाँ हैं उनको लेके तमाम जगह आप दिल्ली में आप देखिए कि एक सीजो कॉम्प्लेक्स का भी मामला रहा है, ख़ासतौर से कि जहाँ पे जिसको वक्फ मतलब जो है वक्फ अपना दावा करता है कि वो है। इसके अलावा आईटीओ के पास में आप देखें तो बहुत सारी संपत्तियाँ हैं जो वक्फ से संपत्ति के मामले में हैं, वो अभी उस पर विचाराधीन मामला चल रहा है, वो सारी चीज़ें। तो वो सरकार ने कहा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ज़मीनें हैं। और कल जो बातें आ रही कि करीब ऐसे 200 मुस्लिम फैमिलीज हैं जो वक्फ की जो है अगर देखें तो करीब 70% प्रॉपर्टियों पे वक्फ का जो 100% वक्फ की ज़मीनें हैं उसके 70% पे अगर देखा जाए तो ज़्यादातर 70% पे मुसलमानों ही इंक्रोचमेंट किए हुए हैं, अतिक्रमण किए हुए हैं, वही काबिज हैं। एक तो ये। दूसरा है सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा 10% के आसपास में जो वक्फ संपत्तियां हैं वो सरकार के अधीन है। कई जगह है वो जो अथॉरिटियां हैं उनके साथ विवाद चल रहा है। तो मुझे लगता है एक तो वो है।
दूसरी चीज़ ये है कि वक्फ को लेके जो कुछ खास तौर से चंद लोगों ने काबिज हैं उनके छुड़ाने की मुझे लगता है सरकार की मंशा है, ताकि समाज के, और वो पुराने रेट पे किराएदार हैं तो उसके सीमित हैं, तो मुझे लगता है सरकार उनको ला के उनको करके खास तौर से जो मुस्लिम समुदाय को है उस पर देने की है। दूसरी तरफ एक शंका ये जाहिर की जा रही है कि वक्फ के पास जो खास तौर से बहुत बड़ी बड़ी लैंड हैं और जो जहाँ पे अभी उसका क्लियरेंस नहीं है उसको राजस्व उसके साथ डीएम के साथ पावर दे रही है ताकि राजस्व का अधीन हो, और उसमें मुझे लगता है सरकार उनको अपने विकास के लिए उनको अधिग्रहण करना चाहती है। ये शंकाएं मुस्लिम समुदाय के द्वारा जाहिर की जा रही हैं, लेकिन अभी वो क्योंकि एक्ट आएगा उसमें किस तरह की चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी, एक चीज़। दूसरी तरफ है कि वक्त में जिन लोगों का अभी तक इसमें जो बदलाव अहम दिखने जा रहा है, मुझे लगता है एक राजनीतिक तौर पे अगर हम देखें सियासी तौर पे, तो ख़ास तौर से इसमें 2 महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात ये किया जा रहा है कि बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे मुस्लिम जो है विधायक नहीं है किसी पार्टी से, गुजरात उधार लिया जाए, वहाँ पे अगर जो मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टियाँ हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर वहाँ पे मुस्लिम विधायक नहीं आ रहे हैं तो उसका मेंबर क्योंकि मुसलमान हो सकता है, तो वो अगर काउंसलर है या फिर नगर पालिका का अध्यक्ष है, ऐसे लोगों को भी बनाए जाने की है। तो एक तरह से मुसलमानों लग रहा है कि जो खास तौर से एक विधायक और सांसद होते हैं उनका जो प्रतिनिधित्व होता है उसको घटा के लाया जा रहा है, उनके जरिए जो है उनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होगा। ये एक उनकी तरफ से आशंकाएं जाहिर की जा रही। लेकिन एक तरफ यह है कि जहाँ प्रतिनिधि नहीं है, जहाँ चीज़ें नहीं हैं, बहुत सगे आप देखेंगे कि अभी तक उसका सर्वे नहीं हुआ है वक्फ की। अलग अलग समय पे सर्वे होता रहता है कि उन खास तौर से कि कौन सी प्रॉपर्टियां वक्फ की हैं, कौन सी नहीं। आप देखेंगे कि पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस तरह से एक वो हुआ है डिजिटलाइजेशन करने के लिए कि हम उत्तर प्रदेश में तमाम वक्फ संपत्तियों को सर्वे करके उनको हम एक जगह इकट्ठा करेंगे। तो उसको लेकर भी मुसलमानों हुआ कि ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के वक्फ टारगेट किया है, लेकिन एक तरह से मुसलमानों के लिए बेहतर भी है। जो खास तौर से बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जो जिन पे को पता ही नहीं मुसलमानों को कि वक्फ संपत्तियां ही नहीं, ऐसे सर्वर करके उनको इकट्ठा करना, ये है। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी जिनको लोगों को दिक्कत लग रही है कि सरकार जो 2013 में अमेंडमेंट हुए थे है कुछ करके एक तरह से स्वायत्ता बनाया गया था, वो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि वो खतरे में है। और सरकार क्योंकि पिछले सीए तमाम चीज़ों में एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब जब सदन में आएगा, सदन में आने के बाद सरकार की तरफ से क्या रखा जाता है, उस बिल के तमाम पहलुओं का जब एनालिसिस होगा तब सही तरीके से तस्वीर सामने होगी। बिल्कुल, जब सदन में बिल पेश होगा, वक्फ एक्ट में जो बदलाव बताए जा रहे हैं संशोधित जो होने, मगर इसके साथ मैं एक बात सौरभ भाई बता दूं कि जो खास तौर से मुस्लिम समुदाय वक्त पे अगर सबसे ज्यादा किसी ने इंक्रोचमेंट कर रखा है तो मुस्लिम समुदाय के मठाधीश हैं। इसमें अगर हम प्रमुख नाम देखें तो 5-7 ऐसे नाम हैं जो वाकई राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी का नाम हो, के रहमान खान जो है कर्नाटक में, ये कहा जा रहा है कि तेलंगाना में करीब वक्फ की 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसपे असदुद्दीन ओवैसी का कब्जा है, ऐसा आरोप है। और नहीं, वक्फ की उनके कॉलेज, मेडिकल कॉलेज वक्फ की संपत्ति बना है, वो इस बात को मानते भी हैं। मौलाना महमूद मदनी, अरशद मदनी जो मदनी बंधु हैं, आप देखिए आईटीओ पे जो मस्जिद है या तमाम चीज़ें वहाँ पे खास तौर से इनका कब्जा है। दूसरी तरफ आप देखें तो अगर हम लखनऊ चलें तो मौलाना कल्बे जवाद का नाम आता है। दूसरा नाम जो है वहाँ खालिद रशीद फिरंगी महली का आता है। तो मुसलमानों में भी इस तरह की चीज़ें हैं, और अगर ये कहीं ना कहीं लेके जो समाज के तमाम लोगों को विकेंद्रीकरण, जो कुछ लोगों का कब्जा है वो मुसलमानों में, अगर उनके विकास के लिए लगेगा, उन पर कुछ चीज़ें होंगी, तो मुझे लगता है आज वो पुराने रेट, आज की ज़रूरत है कि आज के रेट के हिसाब से आप चले जाइए। यहाँ दिल्ली में तमाम संपत्तियाँ वक्फ की हैं, लेकिन उस पर कब्जा किसका है आप देख लीजिए तो है। उत्तर प्रदेश में वक्फ को लेकर वक्फ प्रॉपर्टियाँ इतनी हैं, हर जिले में बड़ी संख्या में हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें निश्चित तौर पे होंगी और उसके बदलाव से बहुत बड़ा असर भी हो सकता है, लेकिन यह है कि सरकार की क्या मंशा है वो भी साफ होगी बिल आने के बाद ही। बिल्कुल, तो सबको इंतजार है इस बिल का, और बिल जब सामने आएगा तब साफ हो पाएगी तस्वीर की किस किस तरह के बदलाव होने वाले हैं और उससे कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। हमारी नज़र में लगातार इस पूरे मसले पर बनी रहेगी और आप तक जो भी अपडेट्स इससे जुड़े आएंगे आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।